हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की CUET की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज मैं आपको बता रही हूँ कि अब 15 डेज में हम किस तरीके से तैयारी करें कि हम अपने CUET में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ये CUET के एग्ज़ाम को सबसे पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपके आने वाले बहुत सारे ईयर्स, आपका जो आपको पढ़ना है, जिस पे आपको करियर बनाना है, वो सब आपके इस एग्ज़ाम पे डिपेंड है। सबसे पहले हम अकाउंट्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंट्स में आपने पूरे साल आपने अपने 12th के लिए प्रिपरेशन की होगी, उसमें कुछ अलग नहीं आता। CUET का पेपर अगर आपने 12th के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो उसमें एक आध आपका चैप्टर ऐसा है जो न्यू है। तो हम समझते हैं हमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहला जो आपका न्यू चैप्टर है वो है NPO। इससे पहले आपने पढ़ा नहीं था, तो इन सब चैप्टर्स को जो आपके लिए न्यू है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या है। और जो भी चैप्टर्स आपके नए हैं या जो आपने पढ़े भी हुए हैं, उनमें से हमें ये अच्छे से पता है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आएगा अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक हमारा किस चैप्टर से, एडमिशन से आ रहा है, शेयर से आ रहा है या NPO से आ रहा है। तो पहली चीज़ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अच्छे से, और आपको हर एक चैप्टर को 2 बार रिवाइज करना है। जो चैप्टर आपका हो चुका है आप उसको रिवाइज करते जाओगे। NPO में हमारा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको बेसिक मीनिंग, एग्जाम्पल, ये सब अगर पता है, आपको सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन NPO में ज़्यादा आएगा। उसके अलावा हमारा टॉपिक आता है सब्सक्रिप्शन। NPO चैप्टर में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है सब्सक्रिप्शन का, कि सब्सक्रिप्शन का हमें कैसे डील करना है, लास्ट ईयर का क्या करना है, आउटस्टैंडिंग को कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, कौन से ईयर का प्रीपेड प्लस होगा। अगर ये कैलकुलेशन आती है तो ये चैप्टर आपका आसानी से हो सकता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है, वो हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में हमारा क्या आता है, हम जो फंडामेंटल्स पढ़ते हैं अपने पार्टनरशिप के, वो हमारा पार्टनरशिप का फंडामेंटल हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में है। इसमें वो सारी चीज़ें जो थ्योरी बेस्ड है कि हमें एक पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट 6% देना है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें आपका एडजस्टमेंट का जो टॉपिक होता है वो नहीं आ रहा है। आप इसमें पढ़ना है P&L एप्रोप्रिएशन। अगर इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट है तो उस केस में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक पार्टनर को गारंटी दे रखी है, वो पूछेंगे डेफिशिएंसी कितनी है, तो वो चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी होंगी। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेंज इन PSR, जिसमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की जाती है। देन आता है हमारा एडमिशन, हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो इन सब चैप्टर्स को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको उनको रिवाइज करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ये चैप्टर्स आपको आते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना कि ये तो हमने बोर्ड में किया हुआ है, ये तो इजी है, हम कर लेंगे। बोर्ड का पेपर, उसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन लिखना होता है, तो अगर आपने गलत भी कहीं लिखा है, आपको जितना स्टेप मार्क्स है उतना मिल जाता है। लेकिन CUET में ऐसा नहीं होगा, आपने गलत कर दिया किसी एक स्टेप पे तो आपके पूरे मार्क्स चले जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो चैप्टर आपने अच्छे से किया हुआ है पहले बोर्ड में, उसको भी ध्यान देना है। आप ये मत सोचो कि वो तो आपको अच्छे से आता है, आपको उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा एक चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें क्या ध्यान देना है, रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना आया या रियलाइजेशन में लॉस कितना आ रहा है, या कौन सा असेट हमारा रियलाइजेशन में हम शो नहीं करते, हमारे इनटेंजिबल असेट को हम अपने रियलाइजेशन में कैसे ट्रीट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूछी जाती हैं। उसके बाद हमारा कंपनी अकाउंट, जिसमें हमारा शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं। तो शेयर्स वाले चैप्टर में हमसे फुल फ्लेज क्वेश्चन तो हमें पता नहीं आएंगे, उसमें हमारे एग्जाम में आ सकता है शेयर वाला जो टॉपिक है, उसमें 4 फीचर बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मैक्सिमम डिस्काउंट, हम जब किसी शेयर को रीइश्यू कर रहे हैं तो हम कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, हमें कितना मिनिमम अमाउंट पे अपने शेयर को रीइश्यू करना है। ये सब चीज़ें हमारे CUET के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। शेयर कैपिटल में इशू, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, देखो इशू एट पार, प्रीमियम,
हमारा जो शेयर है वो पार या प्रीमियम पे इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, लेकिन जब री इशू कर रहे हैं हम अपने शेयर्स को, उस केस में हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, उसके अलावा आपको पूछा जाता है आप कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। तो जब आपकी ये सब कैलकुलेशन अच्छे से होगी आप ये आराम से कर सकते हो। उसी की तरह आपका डिवेंचर्स पूछा जाएगा, डिवेंचर्स एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट हम कैसे इशू करते हैं। डिवेंचर्स आप इशू कर रहे हो कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपका इसमें एक नया टॉपिक आता है, एक पहला नया टॉपिक हमारा आया एनपीओ, अब हमारा इसमें नया टॉपिक आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में हम सीखते हैं कि जो हम रिडीम कर रहे हैं ना, रिडीम का मतलब है डिवेंचर से पैसे लिए थे अब उनको पे बैक कर रहे हैं, तो वो पे बैक हम किस तरीके से कर सकते हैं, फ्रेश इशू करके। आपने पुराने डिवेंचर्स को पे करने के लिए दोबारा से डिवेंचर इशू कर लिए या फिर इक्विटी से पैसा रेज किया, डिवेंचर्स को पे किए। तो फ्रेश इशू करके आप किस तरह से अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, कितना प्रॉफिट आपके पास है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली आपने पहले से एक्यूमुलेट कर रखा है, उससे आप अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हो और सिंकिंग फंड के थ्रू अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हो। फिर हमारा आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप लोगों ने अपने 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए 3rd बुक पढ़ी थी। इसमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैसे प्रिपेयर होता है, उसके मेजर हेडिंग और सब हेड, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेजर हेड सब हेड बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेजर हेड सब हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस में उसका मीनिंग, जितना भी हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का थ्योरी है। देन टूल्स में हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज, ये भी आपके बोर्ड के पेपर में था, ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हो, इसको आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है। रेशियो में लिक्विडिटी, हमारा करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेशियोज के क्वेश्चन, इसमें हमारा फॉर्मूला अगर हमें पता है हम रेशियोज के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रेशियो के क्वेश्चन आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कौन से रेशियो, जैसे करंट और लिक्विडिटी का आइडियल रेशियो होता है, तो ये आइडियल रेशियो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, करंट रेशियो आपको दे रखा है 2:1 और आपको वो बता रहा है कि आपने कोई असेट परचेज किया, उससे क्या आपका करंट रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है रेशियो के क्वेश्चंस में। आगे हमारा सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज हमें कौन सी एक्टिविटी में लिखनी है। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता है, तीनों एक्टिविटीज के बारे में आपको पता है कौन सी चीज कहाँ जाएगी, तो आपका आंसर, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू, अब एडजस्टमेंट दे रखा है हमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, डिविडेंड टैक्स से रिलेटेड और कोई भी नॉन करंट असेट, जो हम असेट्स परचेज करते हैं करंट नहीं है, लाइक मशीनरी, उसकी हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है। अब जब भी कभी हमें एडजस्टमेंट आता है, जो हमारा सेल परचेज है, सेल भी हमारी इन्वेस्टिंग में आता है, परचेज आता है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तब आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में नहीं था, आपके बोर्ड के लिए आपने उसकी प्रिपरेशन नहीं की थी, वो है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहली चीज, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आपको रियल के कंप्यूटर पे काम करना नहीं सिखाया जाता है। इसमें पूरी ये जो पूरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है ना, ये थ्योरी बेस्ड है, आपको कंप्यूटर्स की बेसिक थ्योरी। अब हम लोग आज कॉपी पेन से अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम रियलिटी में अकाउंट्स अभी आज के टाइम पे कॉपी पेन में करते हैं? हर जगह आजकल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे हम सारा काम करते हैं, तो हम अपने अकाउंट्स को सॉफ्टवेयर पे कैसे करते हैं वो चीज़ें हम इन चैप्टर्स में देखते हैं। सबसे पहला ओवरव्यू। ओवरव्यू में हम क्या समझते हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है क्या चीज़, इसके फीचर क्या है। स्ट्रक्चर में आता है, एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होने के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर कितने तरीके के आते हैं, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं।
देन यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब हमें ये पता चल गया कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। अब उसको यूज करने का तरीका, यूज कैसे करे, कौन करे, उसके कुछ टर्म्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करने का। उसमें कोडिफिकेशन, चार्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, डेटा वेरिफिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। हमारी एडजस्टिंग एंट्री, हम अपने सिलेबस में जैसे हम अकाउंट्स पढ़ते हैं नॉर्मली कि हमारी एडजस्टिंग एंट्री ऐसे हो रही है, वही सब चीज़ें कंप्यूटर पे होना, हमारा कैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को हम यूज़ करें, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। देन हमारे दो और टॉपिक्स हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के। पहला अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर पे अपने डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका एक पूरा सिस्टम है जो सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। चीज़ों को मैनेज करने का मतलब क्या है, जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो टेबल के फॉर्म में, क्वेरीज फॉर्म, रिपोर्ट्स के फॉर्म में हमें वो डेटा शो करता है और वो डेटा का टेबल क्रिएट होता है। अब जैसे आपने एक जर्नल एंट्री की अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, वो ऑलरेडी अपने आप ही वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो लेजर में अपने आप ही चीज़ों को ट्रांसफर कर रहा है। हम दोबारा उसको लेजर में या कैश बुक में लिखने की ज़रूरत हमारी नहीं है, वो चीज़ें अपने आप ही होती हैं। साथ में हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें रिकॉर्ड तैयार करके देता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देता है शेयर होल्डर की रिपोर्ट से रिलेटेड। अब रिपोर्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने अपने सारा डेटा को कंप्यूटर पे फीड कर रखा है। एट द एंड ऑफ द ईयर कंप्यूटर हमें रिपोर्ट बना के दे रहा है कि आपकी सेल्स रिपोर्ट क्या है, कस्टमर रिपोर्ट क्या है, हर मंथ हमारा जो डेटा तैयार हो रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें हमें पता चलती हैं। देन लास्ट टॉपिक अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ये क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब जैसे हम एक्सेल, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें उसमें भी तो स्प्रेडशीट्स होती है ना, जिसको वर्कशीट बोला जाता है, वर्कबुक बोला जाता है। वो कैसे काम करता है, उसमें ऑलरेडी हम अगर एमएस एक्सेल पे कभी काम किया होगा आपने, तो उसमें ऑलरेडी फॉर्मूलाज होते हैं, आपको बस वो फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। तो वही है, आप किस तरह से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। हमारा जो स्प्रेडशीट है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, उसको हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल में, लोन रीपेमेंट शेड्यूल में, पेरोल में, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये सारा सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कवर नहीं किया है तो आपको उस पूरे टॉपिक को जो आपका रह गया है, जो अभी आपने पढ़ा नहीं है, उसको कवर करके आपको रिवीजन करनी है। लास्ट 15 डेज में जितना ज़्यादा हो सके आप रिवाइज करो और आप मॉक टेस्ट दो। सिर्फ रिवीजन करके आपका काम हो नहीं जाएगा, आपको बार बार मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको अपना स्कोर पता नहीं चलेगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। आपने सारे टॉपिक्स कर लिए, फिर जब आप मॉक टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का ये टॉपिक अभी मेरा वीक है, मुझे इस यूनिट को दोबारा करना पड़ेगा। तो वो सब करके ही आप अपना CUET में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके लिए आप रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ो जिसमें लैग कर रहे हो। अगर आप मॉक टेस्ट ही नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस में लैग कर रहे हो। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे CUET एग्ज़ाम को देने से पहले। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें कवर करोगे और अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा दोगे।